तो राइट डाउन हेडिंग टाइप ऑफ रेडियस, टाइप ऑफ रेडियस। अब देखो पीरियोडिक टेबल में इसके बाद एक्सेप्शन बताएंगे जिक्सा, पहले हम टाइप पढ़ लेते हैं इसके बाद एक्सेप्शन क्लियर। अब पीरियोडिक टेबल में देखो बहुत सारा एलिमेंट होते हैं, कुछ मेटल भी होता है, कुछ नॉन मेटल भी होता है, और कुछ नोबल गैस भी होते हैं, ठीक है, कुछ आयनिक कंपाउंड बनाता है, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम सोचे कि लैब में कैसे रेडियस को कैलकुलेट किया जाता है, कंपेयर करने के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सोचे, अगर हमारा आइडियोलॉजी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम सोचे, तो सोचो कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा। एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, उसके एक कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगरी बना दिया गया है कि इसका ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसका ऐसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बेसिस पे हम जो रेडियस है वो 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो पहला टाइप है वो है आयनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। जो दूसरा टाइप है वो है कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। और जो तीसरा टाइप है वो है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, जिसको हम क्रिस्टल रेडियस के भी नाम से जानते हैं। और फोर्थ वन जो है वो है वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। अब बात रहा ये कि आयनिक रेडियस आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। कोवैलेंट रेडियस कोवैलेंट कंपाउंड जो बनाते हैं उसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्रिस्टल रेडियस या मेटालिक रेडियस मेटल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, नॉन मेटल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैन डर वाल रेडियस मेनली जो है वो हम नोबल गैस यानी इनर्ट गैस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहला लिखो, उसके बाद वन बाय वन हम इसका डिफिनेशन दे रहे हैं। आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। हो गया राइटिंग? चलो अब इसमें हम पहला अभी हेडिंग डालना आयनिक रेडियस। तो सबका डिफिनेशन हम एक जैसा देंगे, बस डिफरेंस क्या आएगा वो हमें देखते रहना है और थोड़ा सा इमेजिन करना, क्योंकि इसमें हम लैब में तो बैठे नहीं है। तो आयनिक रेडियस, फर्स्ट वन इज आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जैसे NaCl के लिए। अब ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, नो डाउट Cl माइनस थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि एक जैसा है। तो यहाँ आयनिक रेडियस में जो केटायन और एनायन होते हैं, केटायन और एनायन, ये दोनों का जो एक दूसरे का टच किए रहते हैं, टच टू ईच अदर, ये जो है एक दूसरे के टच किए रहते हैं। तो इस केस में हम ये दोनों का सेंटर का डिस्टेंस यानी न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस निकाल के जस्ट हम इसके हाफ कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ केटायन या एनायन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A टू B, डिस्टेंस बिटवीन A टू B डिवाइड बाई 2। तो ये आधा यहाँ आएगा, नो डाउट यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन हमने बोला इमेजिन करके चलना है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ केटायन इज डिस्टेंस बिटवीन A और B डिवाइड बाई 2। तो हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि केटायन या एनायन का जो रेडियस होगा हाफ ऑफ
हम इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ केटायन एंड एनायन। यानी आयनिक रेडियस हम बोल सकते हैं कि अगर हम केटायन और एनायन के रेडियस कैलकुलेट करें और जस्ट उसके आधा कर दें तो केटायन या एनायन का मिल जाएगा। लेकिन हमें फिर से इसमें इमेजिन करने के लिए मैं बोला हूँ, अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि सर एनायन का तो छोटा होगा केटायन का बड़ा होगा। वो साइंटिस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो एज्यूम कर लेंगे कितना परसेंट बड़ा होता है कितना परसेंट छोटा होता है, वो वहां पर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम लैब में तो बैठे नहीं है। तो केटायन और एनायन के डिस्टेंस के जस्ट आधा होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड, अगर हम बात करें कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, अब कोवैलेंट रेडियस हम कोवैलेंट कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि Cl2 है, O2 है, N2 है, H2 है। अब हम अभी जानते नहीं है कौन कोवैलेंट बनाएगा, लेकिन आयन जब हम बॉन्डिंग पढ़ने लगेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। Br2, I2, इनके लिए हम कोवैलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लो क्लोरीन ही है, ये सब नॉन मेटल है, तो क्लोरीन के एटम जो होता है, एक क्लोरीन के एटम दूसरे क्लोरीन के एटम से ओवरलैप होता है, इसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो कोवैलेंट में एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप होता है, तो ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, तो इनके भी बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है। यानी रेडियस ऑफ क्लोरीन हम बोल देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन C और D डिवाइडेड बाई 2। और फिर तुम बोलोगे सर ये आधा यहाँ पर आ रहा है और ये रेडियस यहाँ है, ऑब्वियस सी बात है, हमने बोला इमेजिन करने के लिए ये इतना का डिफरेंस कम ही आ रहा है, तो कितना परसेंट एरर आएगा वो साइंटिस्ट को मालूम रहता है कि 20% आएगा, इसमें 20% का एरर आता है, तो वो 20% वैल्यू बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम डिफिनेशन के लिए क्या देंगे कि दोनों क्लोरीन एटम के सेंटर से डिस्टेंस निकाला जाता है और डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है, तो ये लगभग यहाँ आएगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था। ये दोनों का सेंटर का डिस्टेंस यहाँ आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये डिस्टेंस है, तो वो 20% कम आता है वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू से 20% एरर आता है, कम आता है, तो उसमें 20% बढ़ा दिया जाएगा। तो हमें बढ़ाना नहीं है, हमें जानना है। तो रेडियस ऑफ क्लोरीन इज डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन डिवाइड बाई 2। यानी हम बोल सकते हैं डिफिनेशन वही होगा, हाफ ऑफ, डिफिनेशन हम लिख देंगे हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। अब यहां से हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ये तो हमें डिफिनेशन हो गया। क्वेश्चन में पूछेगा अब तुम्हें मुझे देख के बताओ कि आयनिक रेडियस एक्चुअल में बड़ा होना चाहिए या कोवैलेंट रेडियस बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन में जैसे दो हमने पढ़ाया था, दो से क्वेश्चन ये पूछेगा कि आयनिक रेडियस बड़ा होना चाहिए या कोवैलेंट रेडियस बड़ा होना चाहिए, तुम बताओ कौन सा रेडियस बड़ा होना चाहिए। तो जिक्सा, आदित्य, कोरे बिल्कुल सही है, बाकी का आंसर ऑब्वियस सी बात है आयनिक का ज्यादा होगा। क्यों? अन्वय और नौ कोवैलेंट है। मान लो ये दो मार्कर है, तुम दो को टच किए हो, ये तब का सेंटर का डिस्टेंस ज्यादा होगा या जब ये ओवरलैप हो जाएगा तब का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ओवरलैप अगर एटम कर गया तो डिस्टेंस कम हो गया ना। तो हम यहाँ पर दो से हम ये बोल सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आयनिक रेडियस इज लार्जर देन कोवैलेंट रेडियस, क्योंकि इसमें ओवरलैप होता है और इसमें एक दूसरे का टच किया रहता है।
अब ये एटम एनालिसिस करके लिखा हुआ है, सब टच कैसे करता है, क्यों करता है, ओवरलैप कैसे करता है, तो ये सब बातें हम कोवैलेंट जब हम बॉन्डिंग सिखाएंगे तब बताएंगे कि ये टच क्यों करता है और ये ओवरलैप क्यों करता है। तो यहां से हमें एक क्वेश्चन, एक तो डिफिनेशन पूछ लेगा तो ये दे दोगे, और एक क्वेश्चन यहां से आएगा कि आयनिक रेडियस बड़ा कि कोवैलेंट रेडियस। हमारा आंसर है आयनिक रेडियस बड़ा। ठीक है, अब लास्ट में 2 पॉइंट और है हमारा, कोवैलेंट हो गया और आयनिक हो गया। अब है मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। मेटालिक रेडियस मेनली मेटल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। मेटालिक रेडियस मेनली मेटल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस, थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस जो है, जैसे कि आयरन के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, कोबाल्ट के लिए, ठीक है, इन निकेल के लिए, इन सब के लिए कैलकुलेट किया जाएगा जो मेटल है। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर मान लो हमें आयरन का ही कैलकुलेट करना है, तो ये आयरन का एटम है और जो दूसरा आयरन का एटम होता है वो यहाँ पर होता है, यानी ये ना तो टच किया रहता है नहीं तो ओवरलैप किया रहता है। दोनों के आयरन के एटम के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। तो हमें इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब तो एक एटम नहीं मिलेगा ना लैब में कि लो एक एटम लो अब मेजर कर लिए। हमें एटम एक्चुअली इस फॉर्म में मिलेंगे, एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। तो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, ये तो ना तो टच किया रहता है और नहीं तो ओवरलैप किया रहता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसका रेडियस क्या होगा। तो हम फिर से बात करेंगे कि अगर रेडियस ऑफ आयरन चाहिए तो इसका हमें दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। लेकिन फिर से वही बात, सर अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा और एक्चुअल वैल्यू यहाँ है। तो ये लैब में मालूम रहता है कि ये एरर कितना है, कितना परसेंट ये एरर आ रहा है, उतना परसेंट वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता है। एक्चुअल अगर दोनों का डिस्टेंस करोगे तो ये मिड पॉइंट आएगा और एक्चुअल रेडियस ये है, तो उसमें से वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। तो हम लैब में तो बैठे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि मेटालिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटालिक एटम, यानी ये हमारा रेडियस हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों में अभी सबसे ज्यादा, यानी आयनिक रेडियस से भी ज्यादा होगा मेटालिक रेडियस, क्योंकि ये दूर दूर है और इसको हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने का तरीका हुआ। फोर्थ जो है हमारा वो है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, अब वैन डर वाल रेडियस जो मेनली कैलकुलेट किया जाता है, आगे चल के हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे कि एक वैन डर वाल फोर्स भी होता है। जैसे आयनिक बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो वैन डर वाल भी फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर मान लो हीलियम और हीलियम के एटम है तो उसमें वैन डर वाल फोर्स लगता है, बहुत वीक होता है। तो ये मेनली इनर्ट गैस के लिए कैलकुलेट किया जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इनके लिए कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये इनर्ट गैस के लिए वैलिड होता है। लेकिन पहले इस गैस को कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में, यानी इसको सॉलिडिफाइड किया जाता है, तब जाके इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट इनर्ट गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। जब सॉलिड में बदला जाता है फिर भी इनके बीच में, जैसे हीलियम और हीलियम हुआ या नियॉन और नियॉन हुआ, तो नियॉन और नियॉन के एटम के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, क्योंकि फोर्स बहुत वीक होता है, इसलिए दोनों एटम एक दूसरे के बहुत दूर दूर रहेंगे। और फिर से वही बात कि इसका हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए रेडियस ऑफ नियॉन हम दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे।
फिर से वही बात सर, यहाँ पर मिड पॉइंट तो यहाँ आएगा, रेडियस ये है, तो ये लगभग 40% वैल्यू, 40% वैल्यू ओरिजिनल से ज्यादा आता है। तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें 40% हम माइनस कर देंगे। तो हमें वो सब करना नहीं है, वो लैब में होता है। तो ये 40% वैल्यू ज्यादा आता है, ठीक है। तो हम इसमें डिफिनेशन क्या देंगे, हाफ ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ, half of the distance of half of the distance of न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, दो एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ होता है, और ये वैल्यू 40% ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा आता है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्वेश्चंस में हमें पूछेगा कि बताओ जो चारों रेडियस पढ़े उसमें सबसे ज्यादा रेडियस किसका कैलकुलेट होता है, तो सबसे ज्यादा होता है वैन का। वैन के बाद मेटालिक के बाद आयनिक के बाद कोवैलेंट। तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा, ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। बाकी इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। अब इसमें कुछ एटम ऐसे भी हैं जिस पर हम कोवैलेंट भी लगा सकते हैं, आयनिक भी लगा सकते हैं, या क्रिस्टल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम। मान लो कोई मेटल है और वो मेटालिक से भी कैलकुलेट कर रहे हैं और आयनिक से भी कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एन एटम एक्स हैज metallic radius 10 picometer, then its ionic radius will be, आयनिक रेडियस क्या होगा? ऑप्शन में है लेस देन, ग्रेटर देन 10, लेस देन 10, इक्वल टू 10, नॉन ऑफ दिच। तो अगर एक एटम है जिसका मेटालिक रेडियस 10 है, तो आयनिक रेडियस क्या होगा? लेस देन 10 होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछे जैसे इफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन क्लोरीन एटम, बॉन्ड लेंथ इन Cl2 is 264 picometer, then find radius of chlorine. If bond length in Cl2 is 264, then find radius of chlorine. क्या आएगा आंसर? एक आंसर आया जिक्सा का सही है। अब देखो यहां पर कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ, अब तो हम बॉन्ड लेंथ जानते नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ कुछ और नहीं होता है, इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, यानी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ए और बी है, तो डिस्टेंस ऑफ ए और बी को ही हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो अगर ये नहीं लिख के दिया है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज 264,
उसके बदले उसने लिख के दे दिया है कि बॉन्ड लेंथ इज 264। ये बॉन्ड लेंथ ही डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी है, यानी सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अगर हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस ऑफ क्लोरीन हमने अभी अभी क्या बोला, इसके डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या कर दो 2, यानी आ जाएगा 132 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ, हालांकि स्लाइटली क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें वो सब नहीं करना है, हम डायरेक्ट बोलेंगे 132 आएगा। ठीक है, तो किसका किसका आंसर आया था? जिक्सा का, आदित्य कोरे का, श्रनवी का, कुणाल कुलकर्णी का और 9 का। 6 स्टूडेंट। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेप्शन का, आते हैं एक्सेप्शन पे। अब रेडियस में कहां कहां एक्सेप्शन है, तो हेडिंग डालो एक्सेप्शन इन रेडियस, एक्सेप्शन इन रेडियस, एक्सेप्शन इन रेडियस। एक्सेप्शन इन रेडियस, रेडियस में एक्सेप्शन कहां कहां? पहला, अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही है, डिक्रीज होता है। तो मुझे ये बताओ क्या फ्लोरीन और नियॉन में क्या है? क्या हम ऐसा लिखेंगे? नहीं, ये गलत है। तो हम कैसा लिखेंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन नियॉन, देन फ्लोरीन, ये सही है। तो हम इसमें स्टेटमेंट में देंगे कि इनर्ट गैस हैज लार्जर रेडियस देन हैलोजन फैमिली। केवल हैलोजन फैमिली से ही बड़ा होगा? हाँ, नियॉन जब लार्जर होगा किससे? फ्लोरीन से। आर्गॉन बड़ा होगा क्लोरीन से। क्रिप्टन बड़ा होगा ब्रोमीन से। जेनॉन बड़ा होगा आयोडीन से। ये सामने सामने हमें कंपेयर करना है। तो इनर्ट गैस हैज लार्जर रेडियस देन हैलोजन फैमिली। हम लिखेंगे रीजन, आखिर क्या रीजन है? अब सोचो, हैलोजन फैमिली क्या है? हैलोजन फैमिली जो है वो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कोवैलेंट से कैलकुलेट करेंगे, और इसका रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैन डर वाल से। तो वैन डर वाल रेडियस अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, वैन डर वाल रेडियस इज लार्जर देन क्या? कोवैलेंट रेडियस। वैन डर वाल रेडियस इज लार्जर देन कोवैलेंट रेडियस। तो सर ये भी तो नॉन मेटल है, तो अब यहां पर केवल एक फैक्टर काम नहीं करेगा कि वैन डर वाल से ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अट्रैक्शन भी देखना है ना। तो पड़ोसी से हमें केवल कंपेयर करना है, पड़ोसी के घर में नहीं कंपेयर करना है। तो हमें इसका और इसका केवल कंपेयर करेंगे। यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर वैन डर वाल आएगा, लेकिन इनमें और इनमें कंपेयर करोगे तो डोमिनेटिंग फैक्टर वैन डर वाल नहीं आएगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, और जैसा है वैसा ही होगा। यानी हम इस बात पर बोल सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो अल्कली मेटल का हाईएस्ट क्या होता है? रेडियस होता है। और इनर्ट हैलोजन फैमिली का सबसे लोएस्ट रेडियस होता है, कहां हम बात कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। यानी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अल्कली मेटल का हाईएस्ट रेडियस होगा और हैलोजन फैमिली का लोएस्ट रेडियस होगा। तो कभी भी अगर आपसे नियॉन और फ्लोरीन में कंपेयर करवाए तो नियॉन इज ऑलवेज लार्जर देन फ्लोरीन। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन दे देगा, इफ
रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज, फ्लोरीन और नियॉन का क्या होगा। अब 4 ऑप्शन तुम्हें डेटा दे देगा, 4 ऑप्शन में तुम्हें डेटा देगा, तो तुम ये मत सोचना कि हमें डेटा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, तुम्हें उस डेटा को चुनना जहां पर दूसरा डेटा बड़ा हो और पहला डेटा छोटा हो, दूसरा डेटा बड़ा हो और पहला डेटा छोटा हो, बरोबर है क्या। ये डेटा छोटा होना और ये डेटा बड़ा होना, एक ही ऑप्शन तुम्हें मिलेगा और उसको तुम सेलेक्ट कर देना। बात क्लियर हो गई। अगर फ्लोरीन और नियॉन में मान लो ऑप्शन में डेटा दिया है तो क्या करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे रेडियस का फॉर्मूला लगा के, क्या तुम्हारा लॉजिक होगा वहां पे, क्या होगा लॉजिक। जल्दी बताओ लॉजिक क्या होगा। अगर मान लो पहले फ्लोरीन लिखा है और बाद में नियॉन लिखा है तो हम उस डेटा को सर्च करेंगे कि फ्लोरीन में डेटा कम हो, मतलब पहला डेटा कम हो और दूसरा डेटा ज्यादा हो, ठीक है। तो उस तरह से हम डेटा भी सेलेक्ट करेंगे। पहला एक्सेप्शन क्लियर हो गया सबका, कोई डाउट नहीं है ना, या फास्ट पढ़ा दिया, फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं ना। एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 ये है, मुझे ये बताओ टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है। टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें कि टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसमें ये फॉलो नहीं होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर हम बात करें बोरॉन से एल्युमिनियम बड़ा होगा, गैलियम बड़ा होगा, इंडियम बड़ा होगा, थैलियम बड़ा होगा, ऐसा अगर हम लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एक तो यहाँ है और एक एक्सेप्शन यहाँ है, क्या है, तो जो बोरॉन होगा उसके बाद आएगा नंबर गैलियम का, गैलियम छोटा हो जाता है और एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है। और यहां पर अगर हम बात करें इंडियम और थैलियम का, तो इनका लगभग रेडियस बराबर हो जाता है। तो गैलियम छोटा हो जाता है, एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है। होना चाहिए था क्या, होना चाहिए था ये, होता है ये, होता है ये, होना चाहिए था ये, होता है ये, ठीक है। तो अगर हम इसका रीजन दें कि क्या है, तो रीजन मैं लिखवा दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे, ठीक है। इसका रीजन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर ये छोटा क्यों हो गया, इसके बराबर क्यों हो गया, तो यहां लिखेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन। अब ये अभी मत पूछना कि सर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये समय के साथ आगे बताएंगे, बस अभी रीजन लिख लो, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, ये आगे मैं टीच करूंगा।
एक्सेप्शन नंबर 2 है। बात क्लियर हो गई? अब हम आते हैं एक्सेप्शन नंबर 3 पे। हटा दो इसको। लिख लिए सब? अब आते हैं एक्सेप्शन नंबर 3 पे। एक्सेप्शन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो हम आते हैं डी ब्लॉक में। तो तुम देखे होगे यहां पर होता है स्कैंडियम, यहां होता है वाइट्रियम, यहां लैंथनम, यहां एक्टनम। उसके बाद होता है यहां पर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं। यहां से लेके यहां तक होता है जिंक होता है, कैडमियम होता है और मर्क्यूरी होता है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो मैं जहां पर तुम्हें राउंड करूं उतना ही देखना है। ये वाला मतलब इसके बीच वाला भी आएगा, यानी ये ग्रुप नंबर 3 हो गया और ये ग्रुप नंबर 4 हो गया। ये अगर पीरियड देखना चाहते हो तो पीरियड ये 5 है और ये पीरियड 6 है। तो तुम्हें ऑब्जर्व कहां से कहां तक करना है? ऑब्जर्व 4 ग्रुप में करना है, यहां से, इसको नहीं करना है, यहां से लेके यहां तक। और ज्यादा इसमें फेमस है जिरकोनियम और हफनियम। क्या फेमस है? तो पहले ये सोचो कि ऑब्जर्व कहां करना है। ऑब्जर्व ग्रुप नंबर 4 में करना है और 5th और 6th रेडियस में करना है। अगर हम बात करें जिरकोनियम और हफनियम का, जिरकोनियम और हफनियम में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तो देखो जिरकोनियम 5th पीरियड से बिलोंग करता है। जिरकोनियम जो है वो 5th पीरियड से बिलोंग करता है। तो 5th पीरियड से बिलोंग करता है तो इसका 5 ऑर्बिट होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और हाफनियम जो है पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करता है तो इसका 6 पीरियड होना चाहिए, होता भी है। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें जिरकोनियम और हाफनियम में तो देखने से ये लगेगा कि इसका 5 ऑर्बिट है और इसका 6 ऑर्बिट है। ये रेडियस ज्यादा होना चाहिए, ये रेडियस कम होना चाहिए। ये बात जो अगर हम जिरकोनियम और हाफनियम से अगर कर रहे हैं तो ये बात यहां से कैडमियम से मर्क्यूरी तक हम कर रहे होंगे, यानी केवल जिरकोनियम हाफनियम का नहीं बता रहे। ये बात यहां से लेके यहां तक फॉलो होगा, इसमें फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बात करेंगे हम। ये बात यहां से यहां तक फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? हमें एक्चुअल में क्या होना चाहिए? रेडियस ऑफ हाफनियम बड़ा होना चाहिए रेडियस ऑफ जिरकोनियम से, क्योंकि ये 5 ऑर्बिट है और 6 ऑर्बिट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कैसा होता है? तो हाफनियम का, जिरकोनियम का और हाफनियम का रेडियस बराबर होता है, यानी 5th ऑर्बिट का और 6th ऑर्बिट का रेडियस बराबर होता है। ये यहां से अगर मैं बोलूं तो यहां तक सोचना है, ये इसके बराबर, इसके बराबर, यानी 5th और 6th ऑर्बिट का रेडियस, यानी 5th और 6th ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है? बराबर होता है। कहां से कहां तक? जिरकोनियम हाफनियम से लेके कैडमियम मर्क्यूरी तक, बाकी नहीं, बाकी नहीं। जहां मैं राउंड किया हूं वहीं पर ये रेडियस बराबर होना चाहिए था। ये होता है, ये यही एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है? ये है कि बड़ा होना चाहिए था लेकिन होता है बराबर। अब एक्सेप्शन का रीजन क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। अभी और भी एक्सेप्शन है।
तो इसमें समझ में आया एक्सेप्शन क्या है। जिरकोनियम हफनियम में रेडियस किसका बड़ा होना चाहिए, हफनियम का। लेकिन होता क्या है, जिरकोनियम और हफनियम का रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। यानी फिफ्थ ऑर्बिट में या 6 ऑर्बिट में अगर रेडियस बोले तो 6 का ज्यादा होना चाहिए और फिफ्थ का कम होना चाहिए। लेकिन जिरकोनियम हफनियम से लेके कैडमियम और मर्क्यूरी तक का रेडियस लगभग बराबर होता है। तो हम इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं नाम नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसके बारे में। पहले अभी जान लो कि इसमें एक्सेप्शन है कहाँ, एक्सेप्शन क्या है। इसमें एक्सेप्शन है कि इसका रेडियस बड़ा होना चाहिए था लेकिन इसके बराबर हो गया। फिर हम जानेंगे इस एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और इस एक्सेप्शन का रीजन क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इसके बारे में। अभी तक केवल मैं ये बताया कि एक्सेप्शन है क्या। ये बात समझ में आया कि एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन समझ में आया कि है क्या। डू यू अंडरस्टैंड एक्सेप्शन क्या है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रीजन और इसका नाम क्या होता है। थैंक्स टू ऑल।